भारत की जनगणना 2011। जय हिंद। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये उस समाज की समझिए एक एक्सरे रिपोर्ट है। जिसकी आप रक्षा करने वाले हैं। सही बात है। अगर इन नंबरों को समझना सीख गए तो आप न सिर्फ परीक्षा में बल्कि अपनी ड्यूटी में भी सबसे आगे रहेंगे। बिल्कुल सही। तो चलिए इस मिशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो लोगों को गिनने का सिलसिला है, ये जनगणना, आखिर ये शुरू कहाँ से हुई? क्या ये हमेशा से होता आया है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। दुनिया में अगर हम देखें आधुनिक तरीके से, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, तो जनगणना कराने का श्रेय 1749 में स्वीडन को जाता है। अच्छा, 1749 में स्वीडन ने। जी। लेकिन आज जो हम हर 10 साल में जनगणना देखते हैं, जिसे दशकीय जनगणना कहते हैं, हाँ। उसकी शुरुआत 1790 में अमेरिका ने की थी। ओके, तो स्वीडन ने पहली बार किया और अमेरिका ने इसे हर 10 साल का एक नियम जैसा बना दिया। बिल्कुल। अब आते हैं अपने भारत पर। हमारे यहाँ ये कहानी कब और कैसे शुरू हुई, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है। इस पर ध्यान देना दोस्तों। भारत के मामले में 2 नाम और 2 साल बहुत जरूरी हैं। पहली कोशिश हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 1872 लॉर्ड मेयो? जी, लेकिन ये कह सकते हैं एक तरह का ट्रायल था। पूरे देश को कवर नहीं किया गया था इसमें, और ये रेगुलर नहीं थी। यानी एक तरह से बस पानी में उतर कर देख रहे थे कि कितना गहरा है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो पहली पक्की वाली, मतलब जो पूरे देश की जनगणना थी, वो कब हुई? जो पहली नियमित पूरे भारत की दशकीय जनगणना थी, वो हुई 1881 में। 1881 में, लॉर्ड रिपिन के समय में। ये दोनों नाम दिमाग में बिठा लीजिए। पहली कोशिश के लिए लॉर्ड मेयो 1872 और पहली नियमित जनगणना के लिए लॉर्ड रिपिन 1881। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं ना? बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुई आजादी से पहले की बात। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, तब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और उसके ठीक 4 साल बाद 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। 1951 में? जी। और एक और जरूरी बात जो सीधे परीक्षा में पूछी जा सकती है। बताइए। ये जो जनगणना संगठन है, ये किस मंत्रालय के अंडर काम करता है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। तो जवाब है गृह मंत्रालय। इसका जो मुखिया होता है वो जनगणना आयुक्त या रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कहलाता है। बहुत बढ़िया। ये सारे फैक्ट्स तो एकदम नींव की तरह है। अब इस नींव पर इमारत खड़ी करते हैं 2011 की जनगणना की। तो ये जो 2011 वाली जनगणना थी, वो आजादी के बाद कौन से नंबर की थी? देखिए, यहीं पर एक और ट्रिक है। अच्छा? अगर हम 1872 से गिनना शुरू करें तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 15वीं? लेकिन अगर सवाल स्वतंत्र भारत की जनगणना का हो तो ये 7वीं जनगणना थी। सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ। 15वीं और 7वीं दोनों आंकड़े याद रखने हैं। जी। अच्छा, हर बड़े काम का एक मोटो होता है, एक मैस्कॉट होता है। 2011 की जनगणना का क्या था? ये सवाल तो मुझे लगता है पेपर में छप सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट एक प्रगणक शिक्षिका थी, एन एनुमरेटर टीचर। अच्छा। और उस समय इस पूरे विशाल काम को जो लीड कर रहे थे वो थे जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली। बहुत खूब जी। चलिए अब सीधे उन आंकड़ों पर गोता लगाते हैं जो हमें वर्दी के और करीब ले जाएंगे। जी। 2011 में हम भारतीय कितने थे? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.09 करोड़ थी। 121 करोड़। कुल आबादी का 17.5% थे। मतलब दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय था। हर छठा इंसान? और इसमें पुरुष महिला का अनुपात क्या था? इसमें पुरुषों की आबादी थी 51.47% और महिलाओं की 48.53%। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण साल का जिक्र आता है, 1921। इसे महान विभाजक वर्ष या ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये भारतीय इतिहास का एक अनोखा मोड़ है। 1911 से 1921 का जो दशक था वो हमारे जनगणना के इतिहास में एकमात्र ऐसा दशक था जब जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। घट गई थी? जी। दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक यानी नेगेटिव में चली गई थी, -0.31%। जनसंख्या का कम हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों हुआ? उस दौरान देश में अकाल, महामारी जैसे कि स्पेनिश फ्लू, इन सब में बहुत कहर ढाया था, जिससे मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा। इसीलिए 1921 को एक विभाजक रेखा माना जाता है,
जिसके बाद भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही गई। ये तो वाकई याद रखने वाला फैक्ट है। चलिए अब 2011 पर वापस आते हैं। ये 121 करोड़ लोग रहते कहाँ हैं? गांव में या शहरों में? 2011 में भी भारत की आत्मा तो गांवों में ही बसती थी। देश की 68.8% आबादी ग्रामीण थी, जबकि 31.2% आबादी शहरी। लेकिन ये शहरी आबादी का आंकड़ा अब तेजी से बढ़ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से यूपी पुलिस की परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, राज्य। जी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, ये तो शायद सबको पता होगा। जी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हमारा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हाँ। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, और अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो वो है सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेशों में? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा आबादी दिल्ली की है और सबसे कम लक्षद्वीप की। ठीक है, तो यूपी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि वहाँ सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है? मतलब लोग कितने पास पास रहते हैं? यही पर जनसंख्या घनत्व का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ओके। 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382? और राज्यों में इस मामले में क्या हाल है? कहाँ सबसे ज्यादा और कहाँ सबसे कम? यहाँ पर आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अच्छा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। 1106? और दूसरी तरफ सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। सिर्फ 17? बिहार में 1106 और अरुणाचल में 17, ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। जी। इसको ऐसे समझिए कि अगर एक फुटबॉल का मैदान है तो बिहार में उस मैदान में करीब 8 लोग रह रहे होंगे, जबकि अरुणाचल में वैसे 10 मैदानों में शायद 1 व्यक्ति मिलेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अंतर शासन और संसाधनों के बंटवारे के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। यही इन आंकड़ों के पीछे की कहानी है। और केंद्र शासित प्रदेशों में तो दिल्ली का घनत्व सबसे ज्यादा है, 11,320। 11,320? और सबसे कम है अंडमान एंड निकोबार का, सिर्फ 46। चलिए अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की, यानी 2001 से 2011 के बीच किस राज्य की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी? राज्यों में सबसे तेज रफ्तार से जनसंख्या बढ़ी मेघालय में 27.9% की दर से। मेघालय? लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो राज्य है जहां जनसंख्या घटी। अरे वाह, 1921 वाली बात, लेकिन इस बार राज्य के स्तर पर। जी बिल्कुल। कौन सा राज्य है वो? वो राज्य है नागालैंड। 2011 की जनगणना में नागालैंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य था जिसकी दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव थी, -0.6%। -0.6%? जी। इस फैक्ट पर तो 3 स्टार लगा लीजिए, ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागालैंड, ये तो बहुत ही खास जानकारी है। अब आते हैं समाज के एक और बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण आंकड़े पर, लिंगानुपात। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। 943? मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ये नंबर याद रखना है। और राज्यों में सबसे अच्छी और सबसे चिंताजनक स्थिति कहाँ है? सबसे अच्छी स्थिति है केरल में। केरल में? जी, वहां लिंगानुपात 1084 है। ये एक बड़ा राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, जो एक बहुत सकारात्मक बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है हरियाणा, जहां लिंगानुपात देश में सबसे कम है, सिर्फ 879। केरल 1084 पर और हरियाणा 879 पर। ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या हमारे स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं कि इन दोनों राज्यों की सामाजिक बुनावट में ऐसा क्या फर्क है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं बताते, लेकिन ये आंकड़े समाज के नजरिए को दर्शाते हैं। केरल में उच्च साक्षरता, खासकर महिला साक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इसके बड़े कारण माने जाते हैं। ओके। वहीं हरियाणा में ऐतिहासिक रूप से एक पितृसत्तात्मक समाज और कुछ सामाजिक कुरीतियां इस अंतर के लिए जिम्मेदार रही हैं। ये कनेक्शन समझना जरूरी है। आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, कहानी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा है शिशु लिंगानुपात, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। और यह आंकड़ा और भी ज्यादा चिंताजनक है। ऐसा? भारत का शिशु लिंगानुपात सिर्फ 919 था। ये दिखाता है कि जन्म से पहले ही लिंग भेद शुरू हो जाता है। राज्यों में सबसे बेहतर स्थिति अरुणाचल प्रदेश की थी,
972 और यहाँ भी सबसे नीचे हरियाणा ही था। तो हरियाणा दोनों ही मामलों में लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जी। चलिए अब बात करते हैं साक्षरता की। 2011 में भारत कितना पढ़ा लिखा था? पहले तो ये समझ लें कि हम साक्षर कहते किसे हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर लिख और पढ़ सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है। इस परिभाषा के हिसाब से 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। 74.04%। जी। और राज्यों में साक्षरता के चैंपियन और फिसड्डी कौन रहे? इसमें भी केरला ही सबसे आगे रहा 94% साक्षरता के साथ। फिर से केरला? जी। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की थी। ये पैटर्न ध्यान देने वाला है। केरला सामाजिक सूचकांकों में अक्सर टॉप पर रहता है, चाहे वो लिंगानुपात हो या साक्षरता। बिल्कुल। अब कुछ विशेष श्रेणियों पर आते हैं जहां से फंसाने वाले सवाल बनते हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या। देश की कुल एससी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? यहाँ भी एक पेंच है। अगर हम कुल संख्या की बात करें, मतलब टोटल पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, यानी किस राज्य की कुल आबादी में एससी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो वो राज्य पंजाब है। ये बहुत ही बारीक अंतर है और यही गलती होती है। जी। संख्या में उत्तर प्रदेश और प्रतिशत में पंजाब। अब इसी तरह अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या के बारे में बताइए। देश में सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। लेकिन फिर से अगर हम प्रतिशत की बात करें, तो लक्षद्वीप में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा 94.8% एसटी है। अच्छा। और अगर सिर्फ राज्यों की बात करें, तो प्रतिशत के मामले में मिजोरम सबसे आगे है। ये जानकारी बहुत गहरी है। अब उन जैकपॉट सवालों पर आते हैं जो सीधे सीधे एक नंबर पक्का कर सकते हैं। वो कौन से राज्य हैं जहां कोई एससी या एसटी आबादी है ही नहीं? बिल्कुल। पहले बात करते हैं उन जगहों की जहां कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती। बताइए। ये 4 नाम रट लीजिए। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नागालैंड, अरुणाचल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यहाँ कोई एससी नहीं। जी। और वो कौन सी जगह हैं जहाँ कोई अनुसूचित जनजाति एसटी नहीं है? ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ कोई भी एसटी आबादी नहीं है, वे हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी। ये दोनों लिस्ट बहुत कीमती हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे आंकड़ों पर हमने बात की। अब वर्दी के उम्मीदवारों के लिए एक मिशन रिवीजन हो जाए। मैं आपसे 5 सबसे चौंकाने वाले या परीक्षा के लिए सबसे जरूरी आंकड़े पूछूंगी। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं। पहला, वो कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी जनसंख्या 2001-2011 में बढ़ने की बजाय घट गई? नागालैंड, -0.6% की नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ। दूसरा, जनसंख्या घनत्व में जमीन आसमान का फर्क दिखाने वाले 2 राज्य कौन से हैं? बिहार, जहां 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 17 लोग रहते हैं। तीसरा, लिंगानुपात में सबसे अच्छी और सबसे खराब मिसाल पेश करने वाले 2 राज्य। सबसे अच्छी मिसाल केरल 1084 और सबसे चिंताजनक स्थिति हरियाणा 879। चौथा, वो 2 राज्य जहां कोई एसटी आबादी नहीं है, पंजाब और हरियाणा। और आखिरी, इतिहास का वो साल जिसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921, जब भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव हो गई थी। शानदार। तो मेरे भावी सिपाहियों, ये थे जनगणना 2011 के वो महत्वपूर्ण तथ्य जो तुम्हारी परीक्षा की राह आसान करेंगे। जी। इन आंकड़ों को बार बार दोहराना है। जी। क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और सिर्फ रटना नहीं है, इनके बीच के कनेक्शंस को समझिए। हाँ, ये जरूरी है। जैसे हमने केरल के उच्च लिंगानुपात और उच्च साक्षरता के बीच एक संबंध देखा। ये कनेक्शन आपको आंकड़े लंबे समय तक याद रखने में मदद करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और अब आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। हमने 2011 के आंकड़ों पर बात की। 2021 की जनगणना जो अब हो रही है, वो भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। जी। जरा सोचिए, जब ये नए आंकड़े सामने आएंगे तो इन 10-12 सालों में हमारे देश की तस्वीर कितनी बदल चुकी होगी। शहरीकरण कितना बड़ा होगा, लिंगानुपात में सुधार हुआ होगा या नहीं, कौन सा राज्य विकास की दौड़ में आगे निकला होगा। एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है।
अगली जनगणना हमें न केवल जनसंख्या के आंकड़े देगी बल्कि ये भी बताएगी कि हमारी नीतियां कितनी सफल रही हाँ। और भविष्य में एक राष्ट्र के तौर पर हमें किन चुनौतियों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। याद रखना, तैयारी मत रोकना, वर्दी दूर नहीं है।